आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक रिपोर्ट के बारे में। आपको याद होगा गत वर्ष पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भारत सरकार को चेताया गया था कि अगर आपके एमआरएफए जैसे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भारतीय वायुसेना की तत्काल रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको यही चाहिए कि आप जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं इनको खरीदें और भारतीय वायुसेना को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आएं। लेकिन उसके बाद से भी अभी तक कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बार फिर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक आगामी रिपोर्ट को लेकर जो इंसाइट्स हैं वो मिली हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार काफ़ी सख्त रुख अपनाया जाएगा और ये चीज़ क्लियर कर दी जाएगी कि अगर एमआरएफए प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कारण चाहे जो भी हो, तो उसके लिए हम नेशनल सिक्योरिटी को दांव में नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार को अभी ही हिदायत दी जाएगी कि तत्काल तौर पर जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या एडवांस फाइटर्स हैं, इनकी डील को कंफर्म किया जाए। आपको बता दें कि प्रीवियस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि एमआरएफए में जो लेट लतीफ़ी चल रही है, इसका प्रभाव भारतीय वायुसेना के ऊपर पड़ रहा है और भारतीय वायुसेना, जिसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, वो अब लगभग 30 स्क्वाड्रन में ही सिमटती जा रही है। और इस चीज़ को लेकर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा था कि आप मौजूदा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर्स हैं, इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ला देंगे। अब अगर हम एफजीएफए की बात करें तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि आखिरकार हमारे पास ऑप्शन के तौर पर है क्या और प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, क्योंकि जो SU-57 के फैन बॉयज हैं वो उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं और F-35 फैन बॉयज जो हैं वो उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में ये धमकी नहीं दी गई है कि आप खरीद ही लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस और कावेरी प्रोग्राम के जैसे इस प्रोग्राम के में भी डिले के बादल मंडरा रहे हैं, तो आपको इंडियन एयरफोर्स को कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए ये काम करना ही होगा। उसके पीछे की वजह काफ़ी साफ है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ चाइना पाकिस्तान को जो एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका एक्सेस देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान खुद भी चाइना के सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। अब संसदीय कमेटी का मानना ये है कि अगर तेजस प्रोग्राम के जैसे इसमें डिले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी खतरे की बात होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और वो कम ज़्यादा नंबर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एमआरएफए में मेन दिक्कत क्या है। एमआरएफए को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारी मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि डील फाइनलाइज होने में बहुत कम समय है, लेकिन आखिरकार ये डील आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है। तो इसके पीछे की वजह है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। जी हाँ, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और एक लेंथी टेंडर प्रोसेस के चलते कार्य आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते ना तो अभी तक इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त हुई है, ना ही इस प्रोग्राम को अभी तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है। अब जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही नहीं मिला है इस प्रोग्राम में, तो जाहिर सी बात है कि टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ये माना गया था कि 2024 तक डील फाइनलाइज हो जाएगी और विनर को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अब दिसंबर आ ही गया है एक तरीके से देखा जाए, और अभी इस प्रोसेस को मंजूरी तक ही नहीं मिली है। अब एक बार अगर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे भी दिया जाता है तो फिर वहाँ पर जो प्रपोजल्स हैं उनको इवेल्युएट करने में टाइम लगेगा। अगर हो भी गया तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसके प्रपोजल बेहतर हैं और फिर जो प्राइस नेगोशिएशन का दौर है वो शुरू होगा। और आप सब जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन में जो प्राइस नेगोशिएशन का दौर है वो कितना लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में भी आपको जो डील है वो फाइनलाइज होती नजर आ जाएगी, तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। खैर, अगर हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इस समय तत्काल ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, जिसके बारे में भारतीय वायुसेना विचार कर सकती है, और वो है SU-75 चेकमेट और SU-57 फैलन। अब हमने एक ही क्यों कहा, क्योंकि इनमें से एक ही कोई सेलेक्ट किया जाएगा। अब F-35 की जहां तक बात रही तो पहले ही हम आपको क्लियर कर दें कि फिलहाल F-35 ना तो ऑफिशियली भारतीय वायुसेना को ऑफर किए गए हैं और ना ही भारतीय वायुसेना ने खुले मंच से इसकी डिमांड करी है। F-35 को लेकर के जो भी कहानियां अभी तक आपने सुनी वो सिर्फ एरो इंडिया 2023 में जो ये एयरक्राफ्ट आया था उसके बाद से ही सुनी होंगी कि अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट को नहीं लेके आ सकता, अमेरिका का कुछ भी उद्देश्य होगा। देखिए, F-35 हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, हम ये भी समझ लेते हैं। F-35 अमेरिकन कंडीशंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है वो होती है। अब डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर भारत इसको ऑपरेट करना चाहेगा तो वो जो उनका अभी मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भारत इसको ऑपरेट नहीं करेगा, बल्कि भारत इसको अपनी कंडीशन के हिसाब से ढालने का प्रयास करेगा। और जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भारत ने राफेल में करवाई हैं, सुखोई 30 MKI में करवाई हैं, वही इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स की ज़रूरत हमें F-35 में पड़ेगी।
अब F-35 को लेकर आप सब जानते हैं कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से तो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। और ये चीज़ आपने ऑलरेडी F-414 और F-404 डील में देख ली है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के बाद भी जो की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको अमेरिका ने अपने पास रखा है। तो सवाल पहला ये उठता है कि क्या अमेरिका F-35 के लिए अगर मान जाता है, तो वो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए मानेगा? और अगर मान जाता है, तो उसपे खर्च कितना आएगा? क्योंकि आप सब जानते हैं F-35 सबसे ज़्यादा कैपेबल फाइटर के तौर पे तो जाने ही जाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे महँगे और ऑपरेट करने में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, उनकी श्रेणी में भी इसको रखा गया है। उस एडिशनल कॉस्ट का बर्डन क्या होगा, इसको भी इवैल्यूएट पहले ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक एमआरएफए में स्पष्ट नियम रखा गया था कि मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम कंपल्सरी है, यानी जो भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आएंगे, उनमें मेड इन इंडिया वेपन्स को कैरी करने की जो कैपेबिलिटीज है, वो होनी चाहिए। बिना इस कैपेबिलिटी के उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सोर्स कोड की, और अमेरिका इसको देगा, इसके चांसेस बहुत कम है। तो F-35 को फिलहाल हम यहाँ से हटाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है Su-57 फैलन का। अब भारत क्योंकि ऑलरेडी FGFA प्रोग्राम का हिस्सा था, भारत इस प्रोग्राम से भली भांति परिचित है। भारत ने यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में जब भारत को ये लगा कि ये एयरक्राफ्ट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार नहीं हो रहा है, तो भारत ने खुद को बाहर करना ही सही समझा और एक सेपरेट प्रोग्राम की शुरुआत करी, जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद से भी रशिया ने हार नहीं मानी। फिर चाहे वो दुबई एयर शो हो या फिर रशिया में एयर शो हो, सब में भारत का नाम लिया गया। और आप मामले की गंभीरता इसे समझ जाइए कि जब उनका चेकमेट एयरक्राफ्ट अनवील किया गया था, तो उसमें यूएई और इंडिया का नाम सबसे ऊपर रखा गया था। और इसी को लेकर के अब माना जा रहा है कि अगर भारत का कभी मूड बनता भी है एफजीएफई को लेने का, तो फिलहाल Su-57 फैलन ही इकलौते ऑप्शन के तौर पर हमारे पास उपलब्ध होगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है एयरक्राफ्ट के फास्ट डिप्लॉयमेंट की। तो अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें Su-57 फैलन की, तो अल्जीरिया के रूप में उन्हें पहला कस्टमर मिल चुका है, और कितने नंबर्स में ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, ये अभी पता लगाना थोड़ा बाकी है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं 10 से 15 एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए गए होंगे, तो जैसा रशिया में प्रोडक्शन रेट चल रहा है एयरक्राफ्ट का, उसको देख कर के हम ये कह नहीं सकते कि नए ऑर्डर्स अगर आते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट करने में रशिया को कम से कम 5 से 6 वर्ष का समय तो लगेगा ही लगेगा। और ये चीज़ें भारत के लिए कितने हितकर हैं, अब आप समझ सकते हैं। यानी अगर भारत Su-57 फैलन पे जाना भी चाहे और डील 2025 में भी फाइनलाइज़ कर ली जाती है, तो बहुत मुश्किल है कि पहला एयरक्राफ्ट 2031 से पहले भारत को मिलने वाला है, क्योंकि खुद अभी रशियन एयरफोर्स में 76 की संख्या में इन फाइटर जेट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। रशियन एयरफोर्स के ऑर्डर अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो प्रैक्टिकली देखें, हमारे पास कोई भी तत्काल समाधान नहीं है एफजीएफए की समस्या को दूर करने का। आपको क्या लगता है, भारत को किधर जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।